नमस्कार नीलम जी। नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू आपके बुलाने का। आपको मतलब लिखने की प्रेरणा आपको कब से मिली? मतलब प्रेरणा नहीं, एक्चुअली में क्या होती है कि ऑटोमेटिक एक इनबिल्ट होता है कि आप लिखने में इंटरेस्ट आता है आपको। ऐसा नहीं कि आप राइटर बना लेते हैं, किसी को आप राइटर बना नहीं सकते, कैरेक्टर की व्यथा आप नहीं बता सकते, तो कोई फायदा नहीं है आपके लिखने का। आप यहाँ से उठाएंगे, वहां से उठाएंगे, तो आपका अपने एक्सपीरियंस से कुछ रहा ही नहीं। मैं कहती हूँ राइटर जब लिखता है ना, अगर वो पहले रोता है तो वो लोगों को रुला सकता है। एग्जैक्टली मतलब एक क्या होता है कि इमोशन के साथ साथ आप मैसेज भी दे रहे हो। ये बहुत जरूरी है एक राइटर के लिए, बहुत जरूरी। होता क्या है जब एक राइटर लिखता है ना, तो अकेला वो नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ लिख दिया तो एक पैराग्राफ नहीं है वो, उसको पढ़ना कितना पड़ता है आप ये सोचिए। मैं बताती हूँ आपको, अगर मैंने 10 पेज पढ़े हैं ना तो उसमें से मैं एक पैराग्राफ निकाल सकती हूँ अपने मतलब का। तो न्यू जनरेशन के लिखने का आप आलस लगता है, अभी आपने कहा है ना, तो बनना है। हाँ, बट आलस है, आलस है। यहाँ से उठाए, यहाँ से पेस्ट जबकि आज लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर राइटर किसी को बनना है, एटलीस्ट थोड़ा सा जिस टॉपिक पे लिख रहे हो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो। दिल्ली प्रेस के एडिटर ने मुझे कहा कि एक स्टोरी लिखनी, ऐसी स्टोरी लिखनी है, इस पे लिख दो। तो मैंने कहा कहते कैसे लिखोगी? लिख दूंगी जैसे ऐसे, मतलब बताइए इससे पढ़ के ऐसे पढ़े। कहती दिया सिलाई डब्बी में आती है, उसको मैंने माचिस से ऐसे निकाला और जला दिया, तो ये दिया सिलाई का ये डब्बी माचिस का वो आर्टिकल नहीं बन जाएगा। वो माचिस की डिब्बी कहाँ से आती है, वो तीली की लकड़ी जो होती है वो कहाँ से आती है, उसके आगे जो मसाला लगता है वो कहाँ से आता है और वो कहाँ किस जगह पे पाया जाता है, तो थोड़ी सी बुक्स पढ़ लो। नमस्कार, मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे लोगों से आप लोगों की रूबरू कराते हैं जिन्होंने भारत देश के लिए कला संस्कृति से लेकर बिजनेस तक को आगे बढ़ाने में मदद की है। ऐसे ही एक महिला आज हमारे बीच हैं जिन्होंने पिछले 2 दशक से लेकर भारतीय महिलाओं के लिए लिखते आए हैं। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू आपके बुलाने का। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आप एक लेखिका के रूप में भारत देश के लिए, भारत की महिलाओं के लिए बहुत कुछ लिखा है, तो आप अपना अनुभव बताइए कुछ। मैंने शुरुआत की थी हिंदुस्तान टाइम्स से, हिंदुस्तान हिंदी की पत्रिका, हिंदी की न्यूज़पेपर से, और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली प्रेस की कई मैगजीन्स में लिखा। और सरिता, मृगया, शोभा, मुक्ता, सरल, सलील, और उसके बाद कई पत्रिकाएं और हैं जैसे कादम्बिनी है, और इस तरह की, मतलब मैंने सभी मैगजीन में लिखा। और मैक्सिमम जो आर्टिकल थे वो मेरे वुमेन ओरिएंटेड होते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि लेडीज के लिए थोड़ा कम ही कोई लिखता है और जेंट्स तो कम ही लिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए, और मेरी स्टोरीज भी होती थी, स्टोरीज होती है, इंटरव्यूज भी मैंने किए। स्टोरीज तो बेसिकली वुमेन ओरिएंटेड ही रही हैं। तो मुझे कई बार लोगों से ये शिकायत भी होती थी, लोग बोलते थे मुझे कि लेडीज को बहुत हाईलाइट करती हो तुम। तो लेडीज को, तो मैं लेडीज हूँ तो लेडीज को हाईलाइट करूंगी ना, उनकी फेवर में बात करूंगी ही। क्योंकि महिलाओं के ऊपर तो हमें रामायण से लेके आप महाभारत तक देखिए, महिलाओं को छुपाया गया है। जहां तक मुझे लगता है, आप तो लेखिका है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि सीता की जो कैरेक्टर है वो भी पूरी तरह से, उनकी जो दुख है वो भी पूरी तरह से नहीं बताया गया। रामायण की ही बात कर रही हूँ मैं। और इसके अलावा भी आप देखिए, रामायण में उर्मी जो लक्ष्मण की वाइफ है, उनकी जो व्यथा थी वो पूरी तरह से रामायण का ही जिक्र नहीं है, महिलाओं की कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं तो कहूंगी बहुत अच्छी बात है, आप महिलाओं को चुना आपने लिखने के लिए, उनके दर्द को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मतलब लिखने की प्रेरणा आपको कब से मिली? लिखने की मतलब प्रेरणा नहीं, एक्चुअल में क्या होती है कि ऑटोमेटिक एक इनबिल्ट होता है कि आप लिखने में इंटरेस्ट आता है आपको। ऐसा नहीं कि आप राइटर बना लेते हैं, किसी को आप राइटर बना नहीं सकते। अगर आपके अंदर एक जुनून नहीं है लिखने का, अगर आपके अंदर एक सोच नहीं है, आप किसी को कहने की अपनी क्षमता नहीं है, तो आप नहीं बन सकते। क्योंकि आजकल मैंने देखा है अपनी इस दौरान में, जब तक से मैं राइटिंग करती आ रही हूँ और मैं 2 मैगजीन्स की एडिटर भी रही हूँ, तो लोग क्या आते हैं, जो राइटर्स होते हैं ना, वो यहाँ से उतारा वहां से उतारा और चिप दिया,
मतलब अब ये कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट चलता है उनका। बट जब आप अपने व्यूज नहीं दे सकते, आप लोगों के बारे में नहीं बता सकते, और आप उनकी किसी, अगर आपने करेक्टर को फॉर्म किया, उस करेक्टर की व्यथा आप नहीं बता सकते, तो कोई फायदा नहीं है आपके लिखने का। आप यहाँ से उठाएंगे, वहां से उठाएंगे, तो आपका अपने एक्सपीरियंस से कुछ रहा ही नहीं। आपका अपना एक्सपीरियंस जब तक आप लोगों में नहीं, आप कन्वे नहीं कर सकते, तो ये राइटिंग की जो आर्ट है ना, वो यही है। अगर आप अपने मन की बात और उस करेक्टर की बात को आप जब कन्वे कर पाएंगे राइटर तक, मैं कहती हूँ राइटर जब लिखता है ना, अगर वो पहले रोता है तो वो लोगों को रुला सकता है। एग्जैक्टली अब जो अगर वो रोमांस में, मतलब रोमांस में डूबा हुआ है, तो वो लोगों को प्रेम दे सकता है, दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है राइटर के लिए। लेकिन मैंने देखा है, जब मैंने एज एन एडिटर काम किया, तब भी क्या होता था कि लोग मतलब यहाँ से उठाया, वहां से डाल दिया, और मैं इसको देखी कि ये इंसान, ये मतलब इसकी ये लैंग्वेज है क्या? क्योंकि मैं कई बार मैंने इसे पकड़ा, मैंने कहा कौन सी जगह से लिया, और मैं कौन से ऐप से, कहाँ से सॉफ्टवेयर से उठा लिया। ये कई बार होता था कि यहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिया, और मैंने लिख दिया। मैं ऐसे कैसे लिख दिया? पर टाइम तो लगता है उसमें, आपने यहाँ से कट पेस्ट किया और लगा दिया, लेकिन उसमें आप वो चीज भाव नहीं दे पाते ना, वो अट्रैक्शन नहीं हो पाते। इवन क्या होता था कि जैसे मैगजीन्स के लिए मैंने, जैसे मैं वोडी संगनी में काम किया, कुछ राइटर्स जो स्टोरी लिखते थे, लिख दिया, अब उनको ये नहीं पता कि एंड कैसे करना है। आपका स्टार्टिंग होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए कि आगे क्या होगा, है ना, मतलब जानने की जुनून होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके एक फ्लो होना चाहिए स्टोरी में। एंड आते थे आपको शॉक्ड कि अच्छा ये हुआ, ओके ये था। आपको एंड तक ये पता नहीं चलना चाहिए कि मतलब क्या होने वाला है। तो वो स्टोरी में जो आपका असर होगा ना, वो राइटर्स तक जाएगा ना, वो बहुत बड़ी बात है। और टचवुड, मैंने एक बार क्या हुआ, एक इंग्लिश की राइटर थी, वो मेरे पास ही बैठी थी, मैंने उनसे कहा मैम एक बार ना मेरा पढ़ के देखो। तो हंसने लगी, कहने लगी मेरे को ना हिंदी आती नहीं है। मैंने कहा एक बार ट्राई तो करो, आप मेरी स्टोरी ये पढ़ के देखो। ऐसे मैंने जस्ट शौकिया मैंने उनको बोल दिया, और वो जब उन्होंने पढ़ी ना स्टोरी, तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ लीजिए कि आधे घंटे के अंदर उन्हें पता नहीं 26 पेज की स्टोरी थी मेरी। मतलब तब हाथ से लिखते थे हम लोग, कंप्यूटर नहीं था। मेरे पास आई, कहने लगी नीलम स्टोरी इतनी कैची थी, और इतनी मतलब इतना फ्लो था उसमें कि मुझे पता ही नहीं, मैं पूरी पढ़ गई। कहती यार तुम बहुत अच्छा लिखते हो। तो मुझे तब ऐसा अच्छा लगता, क्योंकि वैसे क्या हो गया, हम तो मैगजीन में लिख देते हैं, न्यूज़पेपर में लिख दिया, आते ही रिस्पॉन्स, ऐसी बात नहीं है वो, लेकिन एडिटर बताएंगे तब होता नहीं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने किया था, और जब हम खुद लिखते थे, जब मैं एडिटर बनी तो फिर लोगों के रिस्पॉन्स हमारे सामने ही आते थे। लेकिन एक सामने एक रिस्पॉन्स आता है, तो वो एक अलग ही मजा आता है, और अच्छा लगता है। अगर आप कुछ लिखते हो तो उसका रिस्पॉन्स लोग देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपका मैंने काफ़ी सारा स्टोरीज पढ़ा है कि उसमें आप ज़्यादातर सोशल प्रॉब्लम्स को लेके लिखते हैं, महिलाओं की सोशल प्रॉब्लम लेके। तो कभी कुछ अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब तक इंसान प्रेम में नहीं डूबेंगे तो प्रेम को बेहतर तरीके से नहीं लिख सकते। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है? पर्सनल है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ आपको, प्रॉब्लम हुआ, सोशल प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आप सोशल प्रॉब्लम्स को इतने बेहतरीन तरीके से लिखते हैं? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर राइटर के साथ ऐसा हो कि उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स ही हो भी सकती हैं, या फिर देखा है, सुना है किसी हाँ, दायरा ऐसा होता है कि जैसे आप सोशल खुद हैं, तो आपकी फैमिली भी बड़ी है, फैमिली के अंदर भी कुछ हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ऐसा घट सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे भी, अब जैसे मैंने एक बार हिंदुस्तान में ईव टीजिंग पर मुझे एडिटर ने कहा कि जब मैं शुरुआत कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ईव टीजिंग पे लिखो कि किस तरह के पुरुष किस तरह की महिलाओं को किस तरह से छेड़ते हैं, और वो प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो उसमें ये था कि आप किस तबके के लोग, लो क्लास के हैं, बहुत लो क्लास का है, वो कैसे लड़कियों को छेड़ेगा, उसका स्टाइल क्या होगा, ये मीडियम क्लास का है तो उसका स्टाइल क्या होगा, और वो जो बहुत हाई क्लास का जो मतलब मेल है, वो कैसे लड़कियों को छेड़ेगा, उसका स्टाइल क्या होगा। अब ऑफिस में बैठ के वो छेड़ेगा तो छेड़ेगा नहीं, वो अपने स्टाइल में अपने मतलब तरह से बात करेगा। तो वो सब चीजें मैंने मतलब देखी हुई है, जरूरी नहीं कि मेरे साथ बीती हो, मैंने देखी है। देखी है, या तो देखना पड़ेगा, हाँ, या तो आबिदी होना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज बहुत क्लोजली होना। एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आएगा?
एक्सपीरियंस तो आपके एनवायरनमेंट से भी आ सकता है, बिल्कुल। आपके अपने साथ भी हो सकता है। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज थी। और वो जब मैंने वो आर्टिकल छपा तो हिंदुस्तान टाइम्स का फोरमैन आके नीचे से आके लड़ने लग पड़ा कि आपने मेरे को देख के लिखा है। तो हम सब इतना हंसे कि आपको देख के लिखा, वो तो जानती तक नहीं आपको। तो हमारे जो एडिटर थे, रेवासी परिशिष्ट के एडिटर थे, उनका ये लड़के तो तुम्हें जानते थे, उसने तो कभी देखा भी नहीं, तो तुम्हें कैसे लिखा। वो आके खूब लड़के गया और सारे लोग हंस रहे। जब मैं आई दोबारा से उनके पास तो हंसने लगे, कहने लगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, तो धमाली मचा दी तुमने, तो नीचे इतने शोर मच गया। वो कहने लगा मुझे देख के लिखा है। सेम ऐसे एक बार हुआ कि मैं संडे टाइम्स के लिए लिख रही थी, तो सच सोनी जी ने कहा कि ऐसे लिखो कि जो लड़के लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं मैरिड होकर, तो उनके साथ क्या होता है। मतलब वो मैंने लिख दिया कि वो धोबी का कुत्ता हो जाता है, ना वो घर का ना वो घाट का। मतलब वो एक ऐसा इंसान है कि जो कि वो गाड़ी के पीछे भाग रहा है, पर वो गाड़ी उसकी नहीं हो सकती, ना ही वो गाड़ी के अंदर बैठने वाला उसको सकते, लेकिन वो उसके पीछे भागेगा और उसको भौंकेगा भी, और वो थोड़ी दूर जाकर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो भौंकेगा जरूर। अब वो भौंकना उसने है, तो सेम उस आदमी की हालत हो जाती है। वो जिस लड़की के पीछे भाग रहा है, ना तो वो घर का रहता है ना वो उसका रहता है। तो मैंने मतलब इस टाइप की, हाँ, तो वो कहने लगे ये नीलम तो कुछ भी लिख देती है, आप तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो उन्होंने कहा गलत क्या लिखा है ये बताओ पहले। अब किसी की जुबान, मतलब सारे चुप, नहीं लिखा तो सही है, अब वो बोलेंगी बोलेंगे तो, कैसे, मतलब उनको दर्पण दिखा दो तो उनको प्रॉब्लम तो होगी ना। बहुत, मतलब ऐसे कई आर्टिकल्स लिखे मैंने, तो बहुत इंटरेस्टिंग थे। सेम ऐसे का जैसे इमोशनल की बात बता रही हूँ आपको कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत मैंने की है रेडियो सीरियल्स के लिए। अच्छा। तो गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर, हाँ, इंफोटेनमेंट होते हैं, उसमें क्या होता है आपने स्टोरी नीट करनी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स को अपने इनपुट करना है। तो उसमें मैंने जब स्टोरी लिखी तो वो कम से कम इंडिया की 22 लैंग्वेजेस में डब होकर जाती थी। तो उस जो नॉर्मली क्या होता था, अच्छा आपने ये कर दिया तो ये स्कीम है, आप ऐसे कर दो वैसे कर दो, सिंपल, मतलब जैसे आप किसी को पाठ पढ़ा रहे हो। लेकिन क्या होता है कि वो लोगों पर इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। तो मैंने जब स्टोरी शुरू की तो उसको स्टोरी में इस तरह से निट कर देती थी कि पता ही नहीं चलता था कि आप स्कीम बता रहे हो, अच्छा ऐसे, अच्छा ये स्कीम यहाँ पे मतलब हो गई। तो मुझे कई बार क्या होता था कि मिनिस्ट्री में जब हम लोग जाते थे तो वहां पे वो बोलते थे यार तुम्हारी राइटर बहुत अच्छी है, इधर मेरे पे भेजना, उसमें हमने ये इनपुट भी डालना है इसमें, क्योंकि जो स्कीम के हैं, स्कीम्स में बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स को हमने कवर करना होता है। तो वो कवर, इवन जो रिकॉर्डिंग करते थे ना वॉइस आर्टिस्ट जो होते थे, वो भी कहते थे यार इस पर स्क्रिप्ट मजेदार है, मजा आता है करने में, लगता है इमोशंस भी हैं, आप हंस भी रहे हो, आप खुश भी हो रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता, मैसेज भी जा रहा है, सब कुछ मैसेज के बिना तो मतलब इंफोटेनमेंट। हाँ वही तो, मतलब एक क्या होता है कि इमोशन के साथ साथ आप मैसेज भी दे रहे हो, ये बहुत जरूरी है एक राइटर के लिए, बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो सकते। नहीं तो मिनिस्ट्री में लोग क्यों कहते हैं कि आप अपनी राइटर को भेजिए, हम उससे कहेंगे कि ये इस बार जो स्टोरी बनाए उसमें ये जो हमारा पॉइंट है वो इनपुट जरूर डालें इसमें। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है जब हम लोगों से और भी लोगों से जब बात भी करते हैं तो उन लोगों के एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं। जैसे हम जैसे सड़क योजना है हमने बनाए, तो सड़क योजना पे सड़क में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, गाँवों के लिए कैसा होना चाहिए, तो वो जो हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। होता क्या है जब एक राइटर लिखता है ना तो अकेला वो नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ लिख दिया तो एक पैराग्राफ नहीं है वो, उसको पढ़ना कितना पड़ता है आप ये सोचिए। मैं बताती हूँ आपको, अगर मैंने 10 पेज पढ़े हैं ना तो उसमें से मैं एक पैराग्राफ निकाल सकती हूँ अपने मतलब का, जो मुझे बताना है लोगों को। अब किसी का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके पास इतनी वास्ट नॉलेज है अब तो, लेकिन उस वास्ट नॉलेज में हमने किसके लिए लिखना है, हमने उन लोगों के लिए लिखना है जो बिल्कुल नहीं जानते। तो हमें जैसे रॉ से शुरू करना पड़ता है और वहां पॉइंट तक आना पड़ता है कि वो पॉइंट कवर हो जाए हमारा। और लेकिन हमें लेना कितना पड़ता है, 100 से भी ज्यादा लेना पड़ता है। और हम जो लिखते हैं वापस हमें 10 या 20 हार्डली लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर वो मैं उनको जो एक्सपर्ट है हमारा उसकी लैंग्वेज में भी लिख दूंगी तो भी नहीं समझ पाएंगे। कुछ इनपुट उनका डालना पड़ता है, कुछ अपनी जनरल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, तब जाके हम उसको एक अच्छा अट्रैक्टिव और लोगों तक पहुंच जाए मैसेज, वो बनाना पड़ता है राइटर। वही है, मतलब अब जितने सहज सरल और तरीके से लोगों को समझाने के, आप नॉर्मली एक आप स्कीम पे लिख रहे हैं, सपोज
टूरिज्म पे लिख रहे हैं, कुछ ऐसे करके आप लिख रहे हैं नॉर्मल, वो उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, उसी में आप थोड़ा सा इमोशन डाल देंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। आप अपना एक्सपीरियंस डाल देंगे तो अच्छा लगेगा कि हम जा रहे हैं तो कैसे हो रहा है कि अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक मेरे साथ एक लड़की थी, उसने मुझे कहा कि मैं भी स्टोरी लिखती हूँ वैसे तो मैंने कहा दिखाओ अपनी स्टोरी एक बार, क्योंकि सब लोग मैक्सिमम क्या होता था जो मेरे साथ काम करते ना, वो मुझे आके दिखाते थे कि मैम ये स्टोरी लिखी है, ये ठीक है, अच्छी है, अट्रैक्टिव है। मतलब उनको लगता था कि क्योंकि सर मेरे जब भी मैंने मतलब मैगजीन्स में लिखा ना, टच वुड की मेरी अभी तक जितनी भी आर्टिकल आए हैं, मुझे उनको कहते थे इसको कॉमा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, फुल स्टॉप डालने की जरूरत नहीं पड़ती, एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एज इट इज छाप दो। और अगर कहीं कटिंग करनी है, अगर ज्यादा हो रहा है तो मैम खुद कर देंगे। मेरे को होता था कि ये करेंगी। अब उस लड़की ने मुझे कहा कि मैम मैंने लिखी है, स्टोरी लिखी है, मेरी पढ़ो। मेरी तो बड़ी क्लिष्ट हिंदी होती है। अच्छा दिखाओ। अच्छा मैंने ये पढ़ा, मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, ये क्या है। मतलब आप क्लिष्ट वर्ड डाल रहे हो हिंदी के, टफ वर्ड्स डाल रहे हो हिंदी के, बट आप उसको वो तो बनाओ, मतलब इंटरेस्टिंग तो बनाओ। अगर इंटरेस्टिंग ही नहीं है तो आप ये सोचिए हाँ हमने बहुत अच्छी हिंदी लिखी थी, उसका क्या फायदा, और सामने वाले को समझ नहीं आएगा तो क्या फायदा। आप आम लोगों के लिए लिख रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इतने से लोगों के लिए लिख रहे हो। आप अगर एक मास लेवल के लिए लिख रहे हो तो आपको ऐसे शब्दों में लिखना पड़ेगा कि ताकि वो इजीली समझ पाए। नहीं तो लिखने का फायदा क्या आपका। फायदा क्या है। मैंने कहा हाँ ठीक है ओके डन। अब मैं क्या बोलूं उनको, क्या बोलूं। अब जैसे एक राइटर ने मुझे स्टोरी भेजी, अब वो जो एंड कर रही थी ना, उसने क्या करा, एंड को पहले कर दिया और जो लास्ट में वो ऐसे जैसे छोड़ दिया फ्री हैंड, मतलब स्टोरी। मुझे ना स्टोरी का कुछ पता ही नहीं चला कि क्या है ये। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एक काम करेंगे, इसको ना जो आपने ये बीच में लिखा है इसको आप एंड में लेके जाइए तो स्टोरी में अट्रैक्शन बनेगी। तो मतलब आलस आ रही है उनको। चलिए मैम एक काम करो, आप ही कर दो, मतलब मैं एडिटर हूँ तो मैं स्टोरी भी तुम्हारी मैं एडिट करके दूं। पर मैंने किया। अच्छा। फिर बाद में वो उसका फोन आया कि मैम बहुत अच्छी लिखी आपने, मैम बहुत अच्छा एंड कर दिया आपने। तो एक क्या होता है राइटिंग के लिए, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो स्टोरी हो, कुछ भी हो, और या जैसे आप वो लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, रेडियो के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या टीवी के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक स्टार्टिंग एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बीच में फ्लो चाहिए, एंड में आपका हमेशा एक मतलब जैसे स्टॉप एकदम से सडन जैसे कुछ हो गया, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो उस वो मेरे हिसाब से वो राइटर जो है वो सफल है। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने कहा कि कोई लड़की आपके पास आके स्टोरी दिखाया, तो न्यू जनरेशन के लिखने का आप आलस लगता है, अभी आपने कहा है ना, तो बनना है हाँ, बट हाँ, आलस है यहाँ से उठाए यहाँ से पेस्ट किया। जबकि आजकल तो टाइपिंग कर, हमारे टाइम में तो हम हाथ से ही ज्यादातर लिखते थे, और अभी टाइपिंग करना है। न्यू जनरेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसे लिखें, उनको कैसे फेमस होना है। मतलब पहले तो बुक से ही, हमारा कोई उपन्यासकार है, कोई स्टोरी राइटर है, तो उनका क्या किताबों में ही लिख के जरिया होता था, अभी तो गूगल ऐसे करके नहीं। बुक्स का एक अपना एक मतलब जो एक जगह है वो है, क्योंकि आप रास्ते में भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या कहीं आपके पास लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसको ही पढ़ेंगे, बुक्स को ही पढ़ सकते हैं। आप किसी भी पोजीशन में पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठ के। उसका आजकल है जरूर, उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, क्योंकि आजकल लोग अपनी बुक्स को जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जो प्रिंट में है, प्रिंट ऑलरेडी प्रिंटेड है, उनको भी आप किंडल में डाल रहे हैं, तो वहां भी अच्छा है, प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर राइटर किसी को बनना है, एटलीस्ट थोड़ा सा जिस टॉपिक पे लिख रहे हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो उसका। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट आपके कोई भी जने किसी के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो, तो अगर जैसे मान ली किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसके बारे में जानते ही नहीं है, अब क्या क्वेश्चन पूछेंगे, अब क्या जानोगे उसके बारे में, नहीं जान सकते आप, नहीं जान सकते। तो उससे पूछने के लिए भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। आप उसके बारे में क्या जानते हैं, या आपने जैसे किसी भी एक टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया पहले भी, तो आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, उसके बाद जाके। अब एक मैंने सीरियल लिखा था कि आदिवासी पेड़ पौधे और गीत। अब आदिवासी जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उन्हीं से रिलेटेड वो
सॉन्ग्स भी बनाते हैं, उनके सॉन्ग्स नहीं होते। हम्म, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये खेती Natural। उगा रही हूँ, मैं इसका धान उगा रही हूँ, धान का मैंने उसको काट लिया है, काटने के बाद में वो यूं करके ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे हो। उनका सिंपल होता है, बिल्कुल हाँ। बहुत सिंपल। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप 15 मिनट की स्क्रिप्ट लिख रही हैं, 15 मिनट की, तो आपको कम से कम 5-6 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल आप डिटेल जानेंगे उसके बारे में, तभी जानेंगे लिख तभी। पाएंगे। मुझे कम से कम एक मतलब 1 वीक लगा, जिन्होंने कहा कि ये किसी ने लिख के तो दिया है, लेकिन ना अप्रूवल में इतने सारी कट लाइन आ गई हैं कि ये ऑब्जेक्शंस हैं, तो हम उनसे तो लिखवाना नहीं चाह रहे, आप लिख दो इनको। मैंने बोला पर मुझे टाइम तो दो, या तो बुक्स दो, क्योंकि तब तो कंप्यूटर में इतना ज्यादा होता भी नहीं था। मैंने कहा बुक्स दो या तो बोले बुक्स तो नहीं है, आप ही को करना पड़ेगा। अब मैंने पता नहीं कितनी लाइब्रेरी छानी, कितनी बुक्स निकाली, 1 हफ्ते से भी ऊपर मुझे लगा कुछ बुक्स निकालने के लिए। बुक्स निकाली, फिर उसमें से पॉइंट्स निकाले, तब जाके मुझे उनके आदिवासी लोगों के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिली, उसके बारे में गीत मिले, फिर गीतों को अर्थ मिला, फिर उनको कैसे वो डांस कर रहे होंगे, क्योंकि रेडियो जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको साउंड भी चाहिए, और साउंड में अगर आप डांस कर रहे हैं तो डांस का उस स्टेप से म्यूजिक भी चाहिए। तो वो सब चीजें करने के लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से उठाया मतलब वो असर नहीं होता है। और वो राइटर बन में नहीं तो सकता। बहुत प्रॉब्लम ही थी, जैसे कि आपने कहा लाइब्रेरी जा जाके ढूंढना। आजकल तो टेक इट इजी, गूगल है भाई, गूगल करो, गूगल से आ गया सब कुछ। आप ले सकते हो, गूगल से भी ले सकते हो। पहले गूगल इतना ज्यादा फेमस तो नहीं था, वही लेकिन गूगल से ले सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि गूगल से सीधा उतारा यहाँ से ले लिया, एक से उतारा ले लिया, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप जब लिखोगे उसमें से भी पढ़ के आपको निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो उसमें से भी पढ़ के आपको अपने काम की वो चीज निकालनी पड़ेगी जिसके बारे में आप लिख रहे हो। वो लिखा तो बहुत कुछ होगा, आप उसमें कई बार क्या होता था कि पूरा एक पैरा कह रही है, पूरा एक लेसन पढ़ो, उसमें से सिर्फ 2 लाइनें निकल के आती थी। अब उन 2 लाइनों को यहाँ कनेक्ट कर रहे हो, दूसरी 2 लाइनें वहां से ले रहे हो, तीसरी वो सबको एक आपने एक कंपाइल करके एक अच्छे से चीज बनाई है। टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं है कि आप चलो यही वो निकलो और फटाफट राइटर बन जाओ, वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वो मैं शुरू से ही मेरा आदत रही है। मैंने एक बार पता है क्या, वो मतलब दिल्ली प्रेस के एडिटर ने मुझे कहा कि एक स्टोरी लिखनी, ऐसे स्टोरी लिखनी है, इस पर लिख दो। तो मैंने कहा कहते कैसे लिखोगी? देखो ये शुरू की बात है, जब मैं अभी राइटिंग में नई थी। तो मैंने कहा सर लिख दूंगी जैसे ऐसे, मतलब बताइए इससे पढ़ के ऐसे पढ़ी। कहते हैं दिया सलाई डब्बी में आती है, उसको मैंने माचिस से ऐसे निकाला और जला दिया, तो ये दिया सलाई का ये डब्बी माचिस का वो आर्टिकल नहीं बन जाएगा। वो माचिस की डब्बी कहाँ से आती है, वो तीली की लकड़ी जो होती है वो कहाँ से आती है, उसके आगे जो मसाला लगता है वो कहाँ से आता है, और वो कहाँ किस जगह पे पाया जाता है। तो थोड़ी सी बुक्स पढ़ लो। वो एक एक्सपीरियंस आपके लिए एक एक्सपीरियंस है कि बुक्स पढ़ लो। अब एक काम करो, आप कुछ नहीं लिखोगी अभी, 1 हफ्ता सिर्फ पढ़ोगी। मेरे घर छोटी सी लाइब्रेरी है, जाओ पढ़ो। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, 1 हफ्ता पूरा सिर्फ मैंने बुक्स ही पढ़ी वहां पे। उसके बाद मैंने जो वो टॉपिक अच्छा मैंने टॉपिक निकाले, पूरा 1 पेज भर के टॉपिक निकाले, कम से कम 20 टॉपिक होंगे। उसमें से उन्होंने मुझे कहा कि अब इसमें से मैं बताता हूँ कि किस पे लिखना, और पूरे प्रूफ के साथ लिखना कि हाँ इस जगह पे ये लिखा हुआ, इस जगह पे ये लिखा हुआ, जैसे रिसर्च किसी का हुआ। अब ये आर्टिकल था कि मन प्रसन्न तो चेहरा सुंदर। अच्छा, अब मन प्रसन्न तो चेहरा सुंदर, आप तो वैसे कहते हाँ ठीक है, मन खुश हो रहा है तो आप ग्लो करेगा चेहरा। क्यों करेगा ग्लो? मन प्रसन्न है तो आपके हार्मोन चेंज हो जाता है ना। आपके जब हार्मोन चेंज होते हैं तो रीजन क्या है उसका? तो साइंटिफिक वो जो था रीजन था, वो मुझे उनकी वहां की लाइब्रेरी में मेडिकल बुक्स पढ़ के पता चला। अब बताओ कैसे? अब मैं खाली कहूँगी हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं मानेंगे लोग। आप जब एक रिसर्च बेस कोई चीज बताते हैं ना, तो वो आपने कहीं से तो पढ़ी होगी ना। अथेंटिसिटी तो चाहिए। विदाउट अथेंटिसिटी, विदाउट लॉजिक दिखाना होगा हर जगह पे अथेंटिसिटी, आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। राइटर्स को तो, राइटर के बाद जो रीडर्स हैं उनको तो बिल्कुल नहीं कर सकते। रीडर पता नहीं कहाँ से उठा के लिख दिया। लेकिन अगर आपके पास रिसर्च बेस कुछ डाटा है, कुछ चीजें हैं, तो आप की वो बात मानेंगे। और वो बहुत अच्छा था। वो मेरे कवर पे, मतलब उसमें कवर स्टोरी बनाई थी उन्होंने, और वो 4 पेज की बनी थी, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था।
तो ऐसे सेम एक्सपीरियंस जैसे अब मैंने बंदरों पे रिसर्च कर रही एक लेडी कर लिया था। अच्छा। हाँ, और आप सोचोगे कि मतलब बंदरों पे कौन रिसर्च करता है, कहने की बात है, लेकिन बहुत ही मतलब इतना जबरदस्त था कि हिंदुस्तान टाइम्स के बैक पेज पे हाफ पेज में कलर्ड में, और उनके 3 आर्टिकल बनाए थे उन्होंने उस चीज अच्छा। पे। मतलब इतना अच्छा ये कब इंटरव्यू की था, बात है? काफी साल पहले हो गई। काफी साल पहले की बात है। बहुत नहीं, जस्ट मैं बहुत ऑडियंस साल के हो लिए गए। कि हाँ लोगों को पता लगे कि हाँ इस टाइम में लेकिन ये हुआ उसमें था। उसमें ये था कि हाँ। आप जो बंदरों पे रिसर्च कर रहे हो हाँ और उसके बाद वो इंसानों के लिए दवाई बना रही हो, कॉस्मेटिक बना रही हो, तो ये गलत है। हाँ, ये गलत है। और दूसरी बात, उन्होंने बंदरों पे रिसर्च क्यों किया? क्यों क्या? आप बंदरों को टॉर्चर करते हो, यहाँ से उठाया वहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, तो वो एक बड़े प्यार से लेके जाती थी उनको शिफ्ट करती थी एक एरिया से दूसरे एरिया में। आप आसान नहीं है किसी भी बंदर के ग्रुप को, मंकीज के ग्रुप को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बहुत अच्छा। मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उन लोगों को आदत हो जाती है कि यहीं पे मुझे मिलेगा खाने को, आप कैसे मुझे मना कर सकते हो? तो वो आपकी वो कपड़े भी फाड़ देंगे, आपके घर के सामान भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन वो बड़े कूल तरीके से वहां पे उनका नाम था, साइंटिस्ट थी इकबाल मलिक जी। अच्छा। बहुत नाइस लेडी थी। वो मैंने उनसे ये पूछा कि बंदरों को अपने घर में नहीं रखा हुआ? कहती बंदर पालने की चीज थोड़ी है, वो खुले आसमान में रहने के लोग हैं। हमने उनको टैकल करना है, हमने उनको ये बताना है कि वो किस तरह से हमने मतलब हमें परेशान ना करें, इसलिए उनको रिसर्च करते हैं। कहते उन्होंने तो रात 13 साल रिसर्च की उन्होंने, उसका इंटरव्यू लिया था मैंने उनका। अच्छा। और इंटरव्यू लेते हुए मुझे कम से कम मतलब उनके घर में मैं 4 घंटे बैठी थी। तब देखिए, तब तो रिकॉर्डर में नहीं हुआ करते थे। हाँ, नहीं आता था हाथ से सब कुछ, हाथ से सब कुछ करना पड़ता था। वही तो कह रही हूँ कि मतलब 2 दशक कोई कम टाइम नहीं होता है, और आपको देख के तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप 2 दशक से काम कर रहे हैं। और मैं थोड़ा बहुत कि आप एक्टिंग भी करते, तो एक्टिंग की फील्ड में आप कैसे और क्यों आए? ये क्या शौक? वो तो शौक था मेरा, शौकिया तौर पे शौक किया था। हाँ। तो जैसे जैसे राइटिंग करती, जब टाइम मिलता था तो स्टेज किया, फिर स्टेज किया, फिर टीवी अच्छा, सीरियल्स स्टेज भी किए। किया आपने? स्टेज बहुत किया अच्छा, मैंने, बहुत स्टेज किया। स्टेज से मुझे सीरियल में ले गए, तो तब तो इतना ज्यादा किसी होता भी नहीं था कि अच्छा नहीं वो आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, वो तो जैसे स्टेज पे पॉइंट। इवन मैंने, आप बिलीव करोगे, मैंने एक दिन की रिहर्सल में भी पूरा प्ले किया, और जब पूरा लीड कैरेक्टर। तो आर्टिस्टों की भी, इनबिल्ट होता फीमेल है। आर्टिस्ट की तो शायद बहुत ही प्रॉब्लम थी उस टाइम में, घर से निकलने नहीं देती थी लड़कियों को। लेकिन मेरे फादर ने शुरुआत कहाँ से करवाई कि हाँ कर सकती हो सीरियल में। मैंने पहले रामलीला शुरू की, तो पिताजी ने कहा राम जी का काम है, राम जी का काम है, रामलीला नहीं किया तो क्या किया? राम जी का काम है तो कर लो। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा अपने पिताजी को कन्विंस किया कि नहीं, अब मुझे सीरियल में करने दो, मैं जहाँ जाऊंगी आपको नंबर दूंगी, आपको फोन नंबर दूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं जितने दिन रहूंगी रोज फोन करूंगी। मतलब उनको मुझे कन्विंस पूरा करना पड़ा, तब जाके मुझे परमिशन मिली। तो की है मैंने, सीरियल्स भी बहुत की हैं, एफडी की फिल्में की हैं मैंने, टेलीफिल्म्स की हैं, बहुत किया, काम बहुत किया। मतलब ये शौक है आपका, एक्टिंग शौक है, और लिखना नशा है। नशा है, कह सकते हैं। नीलम जी, जैसे पहले जो लेखक थे हमारे, उनके पब्लिशर्स में और आज के जो न्यू जनरेशन है, उनके पब्लिशर्स में क्या फर्क है? पब्लिशर का मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जो बुक्स की पब्लिसिटी होती है उसके बारे में कुछ कहना चाह रही हैं आप? पहले क्या होता था कि राइटर्स लोग इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ज्यादा नहीं मुड़ थे, ठीक है, प्रिंट मीडिया की तरफ ज्यादा थे। तो वो लोग बुक्स ज्यादा पढ़ते थे, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो कहीं काम कर रही हैं या कहीं भी, मतलब मैगजीन का और बुक्स का बहुत चलन था, मतलब लोग बहुत पढ़ते थे, इसलिए वो पब्लिसिटी भी उनकी ज्यादा हो जाती थी, ऑटोमेटिक होती थी। ऐसा नहीं कि करना पड़ता था। फिर कुछ पब्लिशर्स जिनसे लिखवाते हैं तो उनकी पब्लिसिटी वो खुद ही कर देते थे। आजकल क्या होता है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ है, तो मुझे लगता है कि अगर उनको कुछ अपनी बुक्स वगैरह अगर अपनी पब्लिश करानी है तो अमेज़न के कुछ है ऐसे, जैसे किंडल है, वहाँ पे कर सकते हो, या फ्लिपकार्ट पे आप डाल सकते हो। अच्छा। तो उसमें भी आपको, हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बुक्स खरीदने का आज है ना, वो लोगों में क्रेज है ही नहीं है, आजकल नहीं है। आप बेटर है, जैसे अमेज़न का किंडल है जो पोर्ट है, वहाँ पे आप डाल सकते हो, वहाँ पे आप पब्लिसिटी खुद भी कर सकते हो, थ्रू अपनी इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं, फेसबुक पे कर लेते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे अपने बना के कर लेते हैं। अच्छा, तो ये तो उसे, हाँ,
आप अमेज़न वाले भी पब्लिसिटी करवाते हैं, आप उनसे अच्छा। भी उनका भी ऐड कर सकते हो, वो भी आपको ऐसी जगह प्रोवाइड कर देते हैं कि आपकी मैगजीन ही ऊपर नजर आएगी। उनके अपने टर्म्स होते हैं, वो आप अमेज़न में जाके कर सकते हो, तो पब्लिसिटी आपकी होती है। अदरवाइज जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, पब्लिसिटी कैसे होगी? पहले तो सेमिनार्स होते थे, इसके लिए बुक्स के लिए स्पेशल ओपनिंग करने के लिए बोला जाता था, आज भी करते हैं, लेकिन खरीदने का किसी को शौक नहीं है। नहीं, आजकल सब नहीं इजी, मतलब मोबाइल लिया। फैक्ट है उसमें, मतलब किसी की ये भी नहीं कह सकते लिखे लोग बुक्स लेके सजा के क्या करनी है, इस किंडल में पढ़ लेंगे, यही भी पढ़ लेंगे, और वो सस्ती की सस्ती आती है। बच्चे भी इवन आप आजकल वो 300 करते रुपए हैं। 400 रुपए की बुक को अगर आप 100 रुपए में किंडल में पढ़ रहे हो तो क्या बुराई है? ना आपको रखना पड़ रहा है कहीं पे, एक ही गैजेट में सब कुछ आ गया, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, पढ़ भी रहे हो। तो कई बार देखा आपने मेट्रो में, देखो आप लोग पढ़ते होते हैं, तो मुझे लगता है वो बेस्ट है, इजी अकॉर्डिंग टू जो मतलब टाइम है, आप कर सकते हैं, वक्त के अनुसार सब कुछ ठीक है, पब्लिसिटी आप वहां से ले सकते हो। अदरवाइज वैसे कोई नहीं होता, बाकी तो ठीक है, पब्लिसिटी कराने के 100 तरीके आप समझ सकते हो। मैं नहीं कह सकती इसके बारे में। नीलम जी, एक अच्छा राइटर किस तरह से बना जा सकता है, मतलब क्या खूबी, ऐसे कुछ क्या खूबी होना चाहिए एक अच्छा राइटर बनने के लिए? मैंने आपको पहले भी बताया, राइटर बनाए नहीं जाते, हाँ, राइटर होता है, बाय इनबिल्ट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। आपको लिखने का, फिर भी अगर जैसे लोग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि जिस बारे में आप लिखना चाहते हो, अगर आप राइटर हो, आप चाहे अपनी स्टोरी भी लिख रहे हो, स्टोरी का भी एक थीम होता है, थीम है, उस पर पहले रिसर्च करना पड़ता है, उन्हें माइंड में सोचना। जब मान लीजिए आपने कोई अपनी स्टोरी लिखनी है, कोई भी स्टोरी लिखनी है, तो आप उसको पहले थॉरली सोचो कि क्या लिखना है आपने, इसको कहाँ तक ले जाना है, उसका एंड क्या करना है, ठीक है। उसके बारे में आप जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते ना, आप सडन उठाए और अपना लिखना शुरू कर दिया, तो वो राइटर नहीं बन सकता। उस जो भी सब्जेक्ट पे लिखना है उस पे रिसर्च भी करना होगा। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो राइटर की क्वालिटीज तो भले इनबिल्ट हो, लेकिन अगर उनको हाईलाइट करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए, उसमें किसके बारे में डिटेल से कहीं से पता कर लीजिए, या उस जगह पे जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस के बेस पर ही जो आप बनाएंगे ना, वो लोगों तक पहुंचेगा जो आपका मैसेज है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, पेशेंस। जब आप एक चीज को शुरुआत करते हैं तो उसको एंड तक लेके जाइए, साथ में कैरी कीजिए। अगर आप उसको कैरी नहीं कर सकते तो आपकी राइटिंग का कोई फायदा नहीं है। और वो राइटर वही राइटर सक्सेस होता है जो कि इन सब चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। ज्यादा पढ़ना, एक्सपीरियंस लेना, लोगों से बात करना और उसको पेशेंसली लिख पाना, ये एक राइटर के लिए बहुत जरूरी है। राइटिंग सिर्फ करना एक कला तो है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में है। आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो सोशली जो आप प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, या आप स्पोर्ट्स पे लिखना चाहते हैं, या किसी और हॉरर पे लिखना चाहते हैं, या सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन उसके बारे में अगर आप पूरी तरह सॉलिड नहीं है, मतलब अंदर से नॉलेज वाइज, तो आप उसे मत लिखिए। आप लिखे तब जब आपको पूरी तरह से उसमें इंटरेस्ट हो, तभी उसके बारे में एक्सपीरियंस भी लें, तभी उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट भी करें। लेकिन अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, मतलब स्टोरी राइटर अगर बनना चाहते हो, तो आपको पहले वो पूरा प्लॉट सोचना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि वो प्लॉट क्या है, आप स्टोरी पे में बताना क्या चाहते हो। ऐसा ना हो कि स्टार्ट आप किसी चीज से करो, जब आप लिखते जाओ आपका फ्लो बढ़ जाता है, पता चले एंड कुछ और ही हो गया, और जो आपने स्टार्ट किया था, जिस टॉपिक को आप हाईलाइट करना चाह रहे थे, वो टॉपिक ही गायब हो गया बीच में से। ऐसे भी मैं एक राइटर से मिली, मैंने उनसे कहा कि आपने जो स्टार्ट की है उसके बाद तो नजर ही कहीं नहीं आ रहा, तो कहाँ लेके जाऊं इसको। तो कह रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। मैंने कहा मुझे आप पढ़ो ना अपनी स्टोरी। हाँ, मैं नहीं पढ़ रहा, मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा ये कैसे हुआ? ये भी आलस है, मतलब एक बार पढ़ लिया। आप आलस नहीं कर सकते। आप अगर तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है पेशेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको उसी टॉपिक को लेके आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा लास्ट तक, तभी आपका मैसेज कन्वे होगा। नहीं तो कहेंगे लिखा क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो राइटर नहीं बन सकता। मतलब पेशेंस, रिसर्च, और आप थॉरली जब सोचते हो ना,
तो वो बंदा राइटर बन सकता है। बाकी मैं ये नहीं कह सकती कि राइटर तो वैसे, मैं तो यही मानती हूँ कि इनबिल्ट होता है, जैसे आर्टिस्ट भी इनबिल्ट इनबिल्ट ही होता है। हाँ, लेकिन आप किसी उसको किसी मामले में टेक्निक्स थोड़ा सा हाँ, सिखा सकते हो, हाँ, बट उसको पेशेंस तो नहीं सिखा सकते आप। नहीं सिखा सकते। वो होना चाहिए अगर तो आप कोई हर बनना चीज चाहते में पेशेंस, तो हर एक चीज, आप आर्टिस्ट भी रह चुके हैं तो हर चीज पे पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन राइटर बनने के लिए उस चीज पे हो। थोड़ा जब आप लिखना शुरू करते हो ना हाँ। तो आप बड़े जोश में आते हो, पॉइंट्स ये है, लेकिन जब आप लिखते जाते हो ना थक जाते हो ना, मैंने नहीं करना यार, तो हाँ, वहीं अगर फिर वो कहीं और चली जाती है स्टोरी, तो वो नहीं होगा फिर, नहीं। राइटर नहीं बन सकता। आपके कोई ऐसी बुक है जो अवेलेबल है लिखा हुआ, आपकी बुक्स? मैंने 4 बुक्स लिखी हैं, 4-5 बुक्स लिखी हैं, और लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि वो सब किंडल पे हैं अभी फिलहाल। अच्छा। आप उनको वहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाय कर ज़्यादा महंगे नहीं है वहाँ पे, अच्छा, तो बिल्कुल 100 रुपए से ऊपर कोई भी नहीं है। बिल्कुल पढ़ेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप मतलब आप पढ़ सकते हैं। एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बुक एक पब्लिशर के पास मैंने उनको एप्लीकेशन भेजी कि मुझे आपके यहाँ बुक छपवानी है, तो उनका जवाब आया कि आप तो नोन नहीं है, आप तो कुछ है ही नहीं है इस लाइन में, तो पब्लिश तो कर देंगे बट राइटर का नाम नहीं जाएगा। मैंने कहा तो क्यों, किसका नाम जाएगा? बोले जो नोन राइटर्स हैं। मैंने कहा मैं क्यों दूंगी? बोला आपकी मर्जी है। मैंने कहा ऐसे क्यों, मतलब मैंने, मतलब मेरे लिए बड़ा शॉक्ड था, मतलब वो सुनना भी कि ऐसे भी करते हैं लोग, और मैं बिल्कुल नहीं थी उस फील्ड में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, क्योंकि शौक था कि मैं लिखती हूँ तो मुझे मेरी बुक्स भी छपनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद मैंने सालों तक मैं किसी पब्लिशर के पास नहीं गई। वो अंदर एक ठेस लग गई कि मतलब क्या उसके ही बोल बाद दिया। मैंने एनबीडी बुक्स अपनी एक पब्लिशर, मतलब अपनी कंपनी शुरू करी, और उसके बाद मैंने कई लोगों की बुक्स छापी। उसमें मैंने फिर अपनी 5 बुक्स छापी, और फिर मैंने उसे किंडल पे कर दिया, ताकि लोग ज्यादा, क्योंकि पब्लिसिटी तो अब वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज के जमाने में प्रिंट काफी लोगों ने इसे परचेज भी किया था, बट मैं ये नहीं कह सकती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब जमाना है तो फिर लोग वहीं से ज्यादा परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हो वहाँ पे बुक्स। बिल्कुल 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 देखेंगे। तो थैंक यू नीलम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें करना था आपके साथ, लेकिन हमारा जो वक्त है सीमित है, और आपकी भी वक्त बहुत कीमती है, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने सारे जानकारी दिए। आज हमारे दर्शकों के लिए भी, न्यू जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं हम, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको बुलाने के लिए। नमस्ते।